आज है 8 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है वर्ल्ड बैंक ने जो पहले फोरकास्ट की थी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की, उसको अभी डाउनग्रेड कर दिया है। पहले 7.5% इन्होंने बताया था, अब बता रहे हैं कि 6.5% रहेगी 2023 के लिए। ठीक है। उसके बाद नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट, ये 1996 में बना था। ठीक है। बच्चों में जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ या कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसमें एक मेडल और कैश प्राइज़ मिलता है। बाद में 2018 में इसका नाम बाल शक्ति पुरस्कार रखा गया और ये इसमें जो मतलब बच्चों की वीरता थी उसको भी एक्नॉलेज की गई। इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। ठीक है। फिर है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये 1999 में बनाया गया था। उसके बाद 2016 में इसको अमेंड किया गया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव आर्म है, उसके बीच में ये बनाया गया था। इसमें इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। 2016 में फिर से निगोशिएट किया गया था क्योंकि उस समय एनजैक आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। ठीक है। तो फिर वो एक क्राइसिस आ गई थी कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, हालांकि कोलिजियम उस समय भी था। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे कि जैसे कोलिजियम जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म होता है। ठीक है। उसी सब को लेके ही फिर एनजैक बना था और एनजैक को भी इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था। उसके बाद से फिर से वही हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये नेगोशिएट किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो जो प्रेजेंट सीजीआई हैं उनके रिकमेंडेशन से होगा और एक अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है जो प्रेजेंट सीजीआई हैं वो नाम रिकमेंड करेंगे। नॉर्मली वो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी का नाम रिकमेंड करते हैं और ये प्रोसीजर उसमें अप्रोप्रिएट टाइम था, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई थी कि कब शुरू करना है लेकिन कन्वेंशनली 1 महीना पहले शुरू होता है। जैसे अभी हमारे जो सीजीआई हैं यू ललित जी, उनसे पूछा गया है कि नए जो चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होने चाहिए। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 124(2) में मेंशन है, जिसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। और सीजीआई के अतिरिक्त अगर कोई जज नियुक्त किया जाता है तो वो उसके लिए सीजीआई से पूछना पड़ेगा और अगर हाई कोर्ट के किसी जज का नियुक्ति है तो वो उसमें हाई सीजीआई प्लस हाई कोर्ट के जो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ये 3 केस अलग अलग हुए थे जज के अपॉइंटमेंट को लेके। ठीक है। और उसी का ही ये निर्णय था, फाइनल जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी से कोलिजियम बना है। पहला डिसीजन था पहला जो फर्स्ट जजेस केस था वो 1982 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंसल्टेशन है प्रेसिडेंट का सीजीआई से, उसका उसका ये मतलब नहीं कि कंकरेंस हो दोनों का, मतलब प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी मिली थी, मतलब एग्जीक्यूटिव को अपर हैंड, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हेड माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड जजेस केस 1993 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना ऑर्डर रिवर्स किया था और बताया था कंसल्टेशन मींस कंकरेंस, मतलब जो भी सीजीआई कहेंगे उनको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और सीजीआई की एडवाइस जो भी होगी वो बाइंडिंग होगी उनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब अपॉइंटमेंट के केसेस में। ठीक है। और सीजीआई को किन्हीं 2 सीनियर मोस्ट जज से जो भी सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जजेस केस हुआ था 1998 में और उसमें बताया गया था कि सीजीआई का जो ओपिनियन है वो सुप्रीम होगा और इसमें फिर इनकी संख्या बढ़ा के जो कंसल्टेशन संख्या थी वो उसमें 2 के बजाय 4 रखी दी गई। ठीक है। जो अभी का जो उनका कोलिजियम है उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ठीक है, सीजीआई के अलावा। और इसमें बताया गया कि जो सीजीआई हैं उनको मतलब वही 4 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करना पड़ेगा और जितने भी मेंबर हैं उनका जो ओपिनियन होगा वो रिटर्न में जाएगा। ठीक है। फिर है आरबीआई जो है ट्रायल बेसिस पे ई रुपी या जो अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको लॉन्च करेगी। ठीक है। ये जो हमारा रुपी होता है, पेपर रुपी होता है, सॉवरेन पेपर रुपी उसी जैसा होगा, बस ये डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी, मतलब ये भी ट्रांजैक्शन की तरह होगा और ये फिएट करेंसी ही होगी। फिएट करेंसी का मतलब होता है जो भी हमारे यहाँ लीगल करेंसी होती है, जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर का मतलब जो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो लीगल टेंडर होगा। ठीक है, फिएट करेंसी होगी और वो जो लीगल टेंडर होता है वो एक तरह का लाइबिलिटी होता है
जो हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक होगा, मतलब आरबीआई है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब यहाँ होता है कि जैसे हम नोट पे देखते हैं लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही वो लायबिलिटी होगा। और जो पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया था वो बाहामास द्वारा लॉन्च किया गया था, बाहामियन सैंड डॉलर, ठीक है। और लेटेस्ट में जमैका कंट्री ने लॉन्च किया है जैम डेक्स, ठीक है। फिर है डिजिटल रुपी के डिसएडवांटेज, ठीक है। डिजिटल रुपी जो है वो एक तरह से मनी ट्रेल भी छोड़ सकती है। मनी ट्रेल का मतलब हुआ कि जैसे हम जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक आईडी जनरेट होते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसको पैसा गया है या कहाँ गया है, ठीक है। तो ये एक प्राइवेसी कंसर्न इसमें आता है। उसके बाद अगर इसमें एक और इशू है कि जब आरबीआई डायरेक्टली इशू करेगा करेंसी, जो कस्टमर हैं या एंड यूज़र हैं, तो जो बैंक होंगे, जो कमर्शियल बैंक होती हैं, उनके पास कम पैसा बचेगा लैंडिंग करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे किसी को लोन लेना होता है तो वो बैंक के पास जाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास जाता है, ना कि आरबीआई के पास। अब आरबीआई सीधे इशू करेगी तो फिर उनके पास तो कम बचेगा ना, लोग इधर से ना, मतलब बैंक से ना लेके सीधे आरबीआई से लेंगे। तो ये एक इशू था। और फिर ये भी पता है कि जैसे कि डिजिटल करेंसी है तो साइबर अटैक्स हो सकते हैं या इनसे इलिसिट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर ऑल्दो साइबर अटैक नया इशू है, इलिसिट एक्टिविटीज तो वो तो फिजिकल रूपी से भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें और बताया गया कि जो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल मेजर्स चाहिए होंगे, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ताकि इसको बचाया जा सके, ठीक है। फिर है ई रुपी। ई रुपी जो है वो ये जो अभी ई रुपी सीबीडीसी है उससे पहले लॉन्च किया गया था। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट था जिससे डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है, ठीक है, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और एसएमएस या क्यूआर कोड के थ्रू इसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक तरह का ई वॉचर के रूप में आता था, प्रीपेड होता था, ठीक है, जिसके लिए जनरेट होता था वही इसको इस्तेमाल कर सकता है और कुछ खास सर्विसेज के लिए था। इसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और ये इसको सपोर्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है। फिर है एक कमीशन बैठाया गया एक्ससीजीआई केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य है कि वो इंक्वायर करेगी जो दलित समुदाय के लोग हैं, अलग धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको एससी स्टेटस दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। एससी स्टेटस देने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल का एक ऑर्डर था 1950, जिसके तहत जो दलित समुदाय के लोग थे उनको एससी स्टेटस दिया गया था, ठीक है। इसमें केवल जो हिंदू से रिलेटेड थे, ठीक है, उनको दिया गया था। बाद में इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया और बुद्धिज़्म और सिखिज़्म में जो दलित समुदाय के लोग थे उनको भी एससी स्टेटस दिया गया, ठीक है। उसके लिए काका कालेकर कमीशन बैठाया गया था 1955 में, और हाई पावर्ड पैनल था 1983 में, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वहाँ उसमें सिख और बुद्धिज्म में जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको ऐसे स्टेटस में देने के लिए, ठीक है। फिर बात उठी कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं क्या उनको भी ऐसे स्टेटस दिया जा सकता है। उसके लिए ये केजी बालाकृष्णन जी की कमीशन बैठाया गया है, ठीक है। फिर है द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड जॉइनिंग एरियाज, CAQM। ये 2021 में बना था। इसका उद्देश्य था कि एनसीआर में जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे कम करना है, ठीक है। इन्होंने अभी बताया कि एनसीआर में 74% एरियाज ऐसे हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जहाँ गैस कनेक्टिविटी है, इसलिए वहाँ के जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जो पूरे एनसीआर को कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल रिपोर्ट तैयार की है ऑनलाइन गेमिंग को लेके, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को लेके। इसके लिए उन्होंने एक बताया कि सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो सारे गेम के नियम वगैरह डिफाइन करेगी और जो भी गेम है उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर लाएगी, ठीक है। फिर है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इसको शुरू किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, और इसको मैनेज करेगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसका उद्देश्य है कि जो स्टार्टअप्स लोन लेती हैं मेंबर इंस्टीट्यूशन से उनको कैसे क्रेडिट दिया जाए, ठीक है। एक उद्देश्य ये भी है कि कोलेटरल फ्री डेब्ट फंडिंग मिले स्टार्टअप्स को, ठीक है। तो ये दो बेसिस पे होगा, ट्रांजैक्शन बेस्ड और अम्ब्रेला बेस्ड। ट्रांजैक्शन बेस्ड में जो उनको देखा जाएगा, उन मेंबर इंस्टीट्यूशन को देखा जाएगा जो सिंगल एलिजिबल बोरोवर बेसिस पर लोन देती हैं, ठीक है। इसमें उन बैंक्स को प्रमोट किया जाएगा लैंडिंग मतलब फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स को। फिर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी में
उनको कवर किया जाएगा जो वेंचर डेब्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें कैप रखी गई है 10 करोड़ की। इसके लिए DPIIT ने दो संस्थाएं बनाने की बात की है, जैसे मैनेजमेंट कमेटी और रिस्क इवैल्यूएशन कमेटी, जो उसका रिव्यू करेंगी, सुपरवाइज करेंगी और देखेंगे कि कैसे स्कीम चल रही है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्सेज। इसमें बताया गया है कि मतलब कोविड-19 के बाद कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे पॉवर्टी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, IFC जिसको कहते हैं, उसने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जो फूड क्राइसिस है और उसको घटाने के लिए और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक MOU साइन किया है टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल से, ठीक है। इसमें जो इंडिया में स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी होती है प्रैक्टिसेस की, उसको हार्मोनाइज और प्रमोट करने के लिए किया है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के तहत बनी है, ठीक है। और ये जो अपने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, हॉल मार्किंग स्कीम, लेबोरेटरी सर्विसेज होती हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज करती है। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। फिर है टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री के लिए काम करती है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया है कि अपने यहाँ जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था, मतलब जो लोग अपने जेब से खर्चा करते थे हेल्थ पे, वो घटा है। मतलब सिटीजन के ऊपर जो बर्डन था हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेके, वो घटा है। और ये डाटा उन्होंने जो NSA को डाटा था 2017-18 और 2014 का, उसको कंपेयर करके बताया है, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे यहाँ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ सेक्टर पे वो कैसे हो रहा है, और इसमें दोनों जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा एक्सपेंडिचर होता है, वो दोनों का जो फ्लो ऑफ फंड होता है वो शो करता है, ठीक है। और इसके लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब हर कंट्री उस स्टैंडर्ड को अपनाती है इसको दर्शाने के लिए, जो कि सेट किया जाता है सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, 2011 में डेवलप किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। अभी ये 6th राउंड एस्टिमेट था इंडिया में, ठीक है, 2018-19 का जो डाटा आया है। उसके बाद इसको पब्लिश करती है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। फिर है नोबेल पीस प्राइज़ 2022, ये 3 इंटिटीज़ को मिला। एलिस बियालियास्की जो बेलारूस से हैं, उसके बाद मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया से है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ ये यूक्रेन से है। बियालास्की ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है जिसका नाम है वियासना। वियासना का मतलब स्प्रिंग, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।